कल्पना की जानी चाहिए कि कोई खिलाड़ी खेल में इतना शानदार है कि एक ही मैच में पूरे के पूरे 10 विकेट झटक ले। मतलब ये एक ऐसा कारनामा है जो क्रिकेट के इतिहास में गिने चुने दिग्गजों ने ही किया है। बिल्कुल। और अगर हम इस कल्पना में एक और परत जोड़ दें कि उस पिच तक पहुंचने के लिए, उस जादुई प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए उस खिलाड़ी को लंबे समय तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकनी पड़ी। हाँ, उसे ये जताना पड़ा कि वो एक लड़की नहीं बल्कि काशू नाम का एक लड़का है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे चर्चित और प्रेरणादायक सनसनी काशवी गौतम की इसी असाधारण यात्रा में उतरने वाले हैं। सही बात है। और इस कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमारे पास आज आउटलुक इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, क्रिक ट्रैकर, WPL T20 और साकअप फॉरएवर जैसे शानदार स्रोतों से जुटाए गए लेखों और रिपोर्टों का एक बहुत बड़ा स्टैक मौजूद है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन रिकॉर्ड्स को पढ़ना नहीं है, हमें इस बात की गहराई में जाना है कि कैसे काशवी ने शरीर को तोड़ देने वाली भयानक चोटों का सामना किया। हाँ, और कैसे एक मानसिक तूफान से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी की तकनीक को पूरी तरह से बदला। मतलब उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि काशवी की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की निजी कामयाबी का दस्तावेज नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अगर हम इन स्रोतों का बारीकी से विश्लेषण करें तो ये कहानी भारतीय महिला क्रिकेट के उस बेहद नाजुक संक्रमण काल या कहीं ट्रांजिशन फेज को दर्शाती है जिससे ये खेल अभी गुजर रहा है। हाँ, ये उस दौर की कहानी है जहाँ गली मोहल्ले में छुपकर खेला जाने वाला लड़कियों का क्रिकेट अब सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है। एकदम सही। ये अब एक अत्यधिक दबाव वाले करोड़ों रुपए के पेशेवर ढांचे में तब्दील हो चुका है। और इस बदलाव के बीच एक खिलाड़ी का शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ढालना सर्वाइवल की सबसे बड़ी परीक्षा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 का एक साधारण सा सरकारी स्कूल का मैदान। हमारे स्रोतों के अनुसार 13 साल की एक बच्ची जिसके बाल बहुत छोटे थे, बिल्कुल एक पिक्सी हेयर कट की तरह, उसके कंधे चौड़े थे और वो हमेशा एक ढीली ढाली टी-शर्ट पहनकर मैदान में पहुंच जाती थी। और जब वो वहाँ लड़कों के बीच खेलती थी तो उन लड़कों को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ कोई लड़की खेल रही है। वे सभी उसे काशू नाम का एक लड़का ही समझते थे। सच में ये कोई मजाक नहीं था। उस समय क्रिकेट के मैदान पर टिके रहने का, अपनी जगह बचाए रखने का मतलब ये उनके लिए एकमात्र तरीका था। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। खेल के मैदान उस वक्त लड़कियों के लिए इतने सहज नहीं थे जितने आज टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं। स्कूल के दिनों की वो जद्दोजहद सिर्फ लड़कों के बीच अपनी पहचान छिपाने तक सीमित नहीं थी। हाँ, काशवी के लिए स्कूल की स्कर्ट या पारंपरिक यूनिफॉर्म पहनना भी एक तरह की मानसिक उलझन बन गया था, क्योंकि वो उनके उस खिलाड़ी वाले व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि 11वीं कक्षा में उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी ताकि वो सामान्य यूनिफॉर्म की बजाय ट्रैक पैंट पहनकर स्कूल आ सकें। सही बात है। ये सिर्फ कपड़ों का चुनाव नहीं था, ये उस सिस्टम से लड़ने का एक तरीका था जो एक लड़की को एक विशेष सांचे में ढालना चाहता था। और इसी पहचान को छिपाने की रोजमर्रा की लड़ाई के बीच एक दिन एक बड़ा मोड़ आया। अरे हाँ, वो साइकिल रिपेयर की दुकान वाला किस्सा जहाँ पूर्व रणजी खिलाड़ी संजय धुल की नजर उन पर पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि संजय ढुल ने भी शुरुआत में उस ढीली टी-शर्ट और छोटे बालों वाले बच्चे को एक लड़का ही समझा था। लेकिन जब उन्हें उस प्रतिभा की असली पहचान पता चली तो उन्होंने तुरंत कोच नागेश गुप्ता से संपर्क किया और इसके बाद काशवी नागेश गुप्ता की अकेडमी में पहुंच गई। अब जरा उस माहौल की कल्पना की जानी चाहिए। अकेडमी में 15 लड़के हैं और उनके बीच काशवी इकलौती लड़की। ये तो किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगता है, जैसे सुपरमैन को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए या दुनिया की नजरों से बचने के लिए लंबे समय तक क्लार्क केंट के रूप में छिपकर रहना पड़ता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। वैसे ही काशवी को अपनी क्रिकेट की भूख मिटाने के लिए अपनी पहचान छिपानी पड़ी और जब उस सुपर हीरो ने अपना असली रूप दुनिया को दिखाया तो सब हैरान रह गए। हाँ, हम 2020 की उस ऐतिहासिक अंडर 19 वनडे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। काशवी चंडीगढ़ की कप्तान के रूप में मैदान पर उतरी थी और सामने थी अरुणाचल प्रदेश की टीम। चंडीगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया था।
186 रन महिला क्रिकेट में एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है, लेकिन ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं था जिसे पार न किया जा सके। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की टीम को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके सामने किस तरह का तूफान आने वाला है। काशवी ने उस दिन गेंदबाजी नहीं की बल्कि जादू किया। अरे वाह, वो स्पिल। हाँ, 4.5 ओवर, सिर्फ 12 रन और 10 के 10 विकेट। श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। सभी 10 विकेट एक ही गेंदबाज ने झटके। ये सच में अविश्वसनीय है। मतलब इनमें से 6 बल्लेबाज LBW आउट हुए और 4 क्लीन बोल्ड। कोई कैच नहीं, कोई रनआउट नहीं। काशवी ने सीधे स्टंप्स और पैड्स को निशाना बनाया। और नतीजा ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की पूरी टीम सिर्फ 25 रन पर ऑल आउट हो गई। एक टीम का महज 25 रन पर ढेर हो जाना ये बताता है कि उस दिन पिच पर दहशत का माहौल क्या रहा होगा। बिल्कुल, जब कोई गेंदबाज हर दूसरी या तीसरी गेंद पर विकेट ले रहा हो तो सामने वाली टीम का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता। और एक खिलाड़ी के तौर पर काशवी का दबदबा सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं था। उसी मैच में उन्होंने 68 गेंदों में 49 रन की पारी भी खेली थी, जो उस दिन उनकी टीम की तरफ से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। ये एक ऐसा सर्वकालिक महान प्रदर्शन था जिसने उस गली के काशू को रातों रात भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी हेडलाइन में बदल दिया। और यही वो मोड़ था जहां से एक गुमनाम खिलाड़ी का नाम क्रिकेट के बोर्ड रूम्स में गूंजने लगा। 2 करोड़ रुपए का प्राइस टैग कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। दिसंबर 2023 के WPL ऑक्शन की वो टेबल याद की जानी चाहिए। यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच काशवी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक जबरदस्त होड़ मच गई थी। हाँ, बोलियां लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच गई। अंततः गुजरात जायंट्स ने बाजी मारी और काशवी को 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीद लिया। वो रातों रात WPL के इतिहास की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बन गई। मतलब उन्होंने वृंदा दिनेश के 1.3 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। हाँ, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड की कीमत के बराबर खड़ी हो गई। इस पल को अगर खेल के अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक छलांग थी। सही बात है, लेकिन इस पैसे के साथ जो अदृश्य चीज आती है वो है उम्मीदों का जानलेवा बोझ। एक अनकैप्ड खिलाड़ी जिसने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पूरी तरह से साबित नहीं किया है, उसके कंधों पर 2 करोड़ रुपए का वजन रख दिया गया। और इसके कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने वो क्रूर खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ, वो चोट। काशवी के लैंडिंग फुट यानी तेज गेंदबाजी करते समय जो पैर सबसे ज्यादा ताकत के साथ जमीन पर पड़ता है, उसके 5वें मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। ये एक ऐसा मोड़ है जहां मुझे लगता है कि हमें रुककर खेल के इस नए ढांचे पर विचार करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट का यह नया स्वरूप, जहां एक युवा खिलाड़ी पर अचानक से करोड़ों रुपए की बोली लगा दी जाती है, एक अजीबोगरीब मानसिक जेल नहीं बना देता? बिल्कुल बनाता है। मतलब जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो पैर की टूटी हुई हड्डी का दर्द तो होता ही है, लेकिन क्या उस 2 करोड़ के प्राइस टैग का दबाव उस रिकवरी की प्रक्रिया को मानसिक रूप से असहनीय नहीं बना देता? ये सोचना कि मुझ पर इतना पैसा लगा है और मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये किसी भी पेशेवर एथलीट के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न है। एक तरफ आप उस लीग से बाहर हो गई हैं जिसने आपको पहचान दी, वो पूरे 2024 WPL सीजन से बाहर हो गई। दूसरी तरफ दुनिया भर की नजरें आप पर हैं। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। उस पैर की चोट से महीनों के संघर्ष के बाद जब वो उभरी तो उन्होंने अप्रैल 2025 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। हाँ, ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उनके घुटने में एक और गंभीर चोट लग गई। ये दूसरी चोट मतलब पहले वाली से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई, और इस दूसरी चोट की टाइमिंग सबसे ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि इसी चोट की वजह से वो 2025 के उस होम वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसका आयोजन भारत में ही हो रहा था। अरे, और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता भी। कल्पना की जा सकती है कि उस खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा होगा। अपनी ही टीम को, अपने साथियों को टीवी स्क्रीन पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखना, जश्न मनाते हुए देखना, और खुद एक अस्पताल के कमरे में या रिहैब सेंटर में 6 महीने के लिए कैद होना। ये एक ऐसा पल है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकता है। ये वो बिंदु है जहां अच्छे एथलीट संन्यास ले लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन काशवी ने जो किया वो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल सिर्फ अपनी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए नहीं किया,
बल्कि एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पूरी मशीनरी को फिर से बनाने के लिए किया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब शरीर टूट रहा हो तो आप उसे कैसे ठीक करते हैं। यहीं पर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनके उस 6 महीने के लंबे रिहैब की भूमिका आती है। हमारे स्रोतों के अनुसार वहीं उनकी मुलाकात हार्दिक पांड्या से भी थी। हम सभी जानते हैं कि हार्दिक खुद अपने करियर में गंभीर चोटों और सर्जरी के लंबे दौर से गुजर चुके हैं। हाँ, हार्दिक ने काशवी को एक बैट गिफ्ट किया और उन्हें 2 बहुत ही गहरी सलाह दी। कृतज्ञ बने रहना और सबसे बढ़कर धैर्य रखना। इसके साथ ही मानसिक फिटनेस ट्रेनर संजीवन संधू ने भी उनके दिमाग को उसी तरह मजबूत किया जैसे एक ट्रेनर शरीर को करता है। मानसिकता में सुधार के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम हुआ वो था उनकी गेंदबाजी तकनीक का पूर्ण रूपांतरण। WPL में जब वो गुजरात जायंट्स के साथ थी तो वहां के बॉलिंग कोच प्रवीण तांबे और दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक सोफी डिवाइन के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी गेंदबाजी की शैली को ही बदल दिया। हाँ, स्रोतों में बताया गया है कि चोट से पहले काशवी मुख्य रूप से गेंद को फ्लोट कराती थी, यानी वो गेंद को हवा में स्विंग कराने पर ज्यादा निर्भर थी। लेकिन इस रिहैब के बाद वो एक हिट द डेक बॉलर बनकर उभरी। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए बता दें कि हिट द डेक का मतलब है वो गेंदबाज जो गेंद को पिच पर पूरी ताकत से पटकता है और वहां से अचानक उछाल प्राप्त करता है, जिसके लिए कंधों और पीठ की जबरदस्त ताकत चाहिए होती है। सही कहा। और इस नई तकनीक के साथ उनकी गति भी बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव तो उनके रनअप में हुआ था। उन्होंने अपने रनअप को बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट कर लिया था। यहाँ हमें बायोमैकेनिक्स के विज्ञान को गहराई से समझना होगा। हाँ, जब एक तेज गेंदबाज दौड़ता हुआ आता है और गेंद फेंकने के लिए छलांग लगाकर अपना पैर जमीन पर पटकता है तो उस लैंडिंग फुट पर उसके शरीर के वजन का लगभग 8 से 10 गुना दबाव पड़ता है। इसे हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। अरे बाप रे, 10 गुना? हाँ, और काशवी के उसी पैर के 5वें मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। अगर वो उसी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करती रहती तो वो हड्डी बार बार टूटती। इस बायोमैकेनिक्स को एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और उसे अचानक एक झटके में रोक दिया जाए तो कार के टायरों और ब्रेक पर भयानक दबाव पड़ेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन अगर वही कार थोड़ी कम गति से आए और एक सुचारू तरीके से रुके तो नुकसान बहुत कम होगा। काशवी के लंबे रनअप से जो गति पैदा होती थी उसे अचानक रोकने का सारा भार उनके पैर की उस छोटी सी हड्डी पर पड़ता था। एकदम सही कहा आपने। अपने रनअप को छोटा और कॉम्पैक्ट करके काशवी ने उस इम्पैक्ट लोड को काफी हद तक कम कर दिया। अब वो अपनी गति सिर्फ दौड़कर नहीं बल्कि अपने ऊपरी शरीर के एक्शन और कंधों की ताकत से पैदा कर रही थी। ये तकनीकी बदलाव महज एक प्रयोग नहीं था, ये उनके करियर को बचाने की एक सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति थी। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने अपने डेथ ओवर्स यानी पारी के अंतिम ओवरों की गेंदबाजी पर भी बहुत मेहनत की, जहां यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सच में ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब जब कोई इंसान अपने करियर के सबसे निचले स्तर पर होता है तो उसके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी किस्मत को कोसे कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर वो अपनी कमियों का, अपनी तकनीक का निर्दयता से विश्लेषण करे और खुद का एक बेहतर वर्जन बनकर बाहर आए। काशवी ने उस दर्दनाक रिहैब को अपनी री इंजीनियरिंग के मौके में बदल दिया। और इस री इंजीनियरिंग का परिणाम क्या रहा? अब वक्त था 2025 के WPL सीजन में खुद को साबित करने का, और वो साबित करना कोई साधारण वापसी नहीं थी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। 2025 के WPL सीजन में उन्होंने अपनी नई तकनीक और नई गति के साथ तहलका मचा दिया। 9 मैचों में उन्होंने 11 विकेट चटकाए। इसमें यूपी वॉरियर्स के खिलाफ उनका वो स्पेल सबसे घातक था, जहां उन्होंने सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उनके इस निरंतर प्रदर्शन का ही नतीजा था कि गुजरात जायंट्स की टीम WPL के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ तक पहुंचने में सफल रही। उनकी इस दमदार वापसी ने उन सभी आलोचकों को चुप करा दिया जो सोच रहे थे कि शायद 2 करोड़ का वो दांव गलत था। हाँ, हालांकि 2026 के मेगा ऑक्शन में गुणित थोड़ा बदला। इस बार गुजरात जायंट्स ने उन्हें 65 लाख रुपए में वापस अपनी टीम में खरीदा। रकम शायद पिछली बार से कम थी, लेकिन एक लंबी चोट के बाद फ्रेंचाइजी का ये भरोसा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भी
उनकी इस अटूट इच्छा शक्ति को मान्यता दी। बीसीसीआई का वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत मायने रखता है। काशवी चंडीगढ़ की पहली ऐसी स्थानीय महिला क्रिकेटर बन गई जिन्हें बीसीसीआई ने ग्रेड सी की एनुअल रिटेनरशिप प्रदान की, जो कि 10 लाख रुपए सालाना की होती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और इसके अलावा जो मैच फीस का ढांचा अब तैयार हुआ है वो भी काबिले तारीफ है। आज महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटरों के समान मैच फीस मिलती है, यानी एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, वनडे के लिए 6 लाख रुपए और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपए। ये आर्थिक सुरक्षा एक खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देती है। पैसों और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अपनी जगह है, लेकिन एक खिलाड़ी के जीवन में सबसे बड़ा क्षण वो होता है जब उसे अपने देश की टेस्ट कैप मिलती है। बिल्कुल, हर खिलाड़ी का सपना होता है ये। और काशवी के जीवन में वो ऐतिहासिक पल आया मार्च 2026 में। जगह थी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। पर्थ की पिच पूरी दुनिया में अपनी खौफनाक गति और उछाल के लिए जानी जाती है। एक तेज गेंदबाज के लिए उस मैदान पर टेस्ट डेब्यू करना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है। और उन्हें वो टेस्ट कैप दिग्गज स्मृति मंधाना के हाथों से मिली। उस पर्थ टेस्ट में एक और बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। हम लगातार उनकी तेज गेंदबाजी, उनके रन अप और उनकी गति की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अपने डेब्यू टेस्ट में ही उन्होंने गेंद से ज्यादा बल्ले से अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। भारतीय टीम एक मुश्किल स्थिति में थी और काशवी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी। वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज आक्रमण का सामना करते हुए 68 गेंदों में नाबाद 34 रन की एक बेहद अहम और धैर्यवान पारी खेली। ये पारी दिखाती है कि उनके भीतर उस काशू वाले गली क्रिकेट के दिनों का जुझारूपन आज भी जिंदा है। आज की स्थिति ये है कि उन्हें आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए रेणुका सिंह ठाकुर के साथ भारतीय पेस अटैक का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब अगर हम इस पूरे सफर को एक फ्रेम में रख के देखें तो ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। एकदम सही कहा। एक ऐसी बच्ची जिसे क्रिकेट खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़े, जिसने अपनी पहचान छिपाई, जो WPL की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी, जिसने 2-2 बार हड्डियां टूटने का दर्द सहा, जिसने टीवी पर अपनी टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखकर अपने आंसुओं को रोका और फिर अपनी तकनीक को पूरी तरह से बदलकर पर्थ की तेज पिच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये यात्रा महज तेज गेंदबाजी के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस जिद्दीपन का प्रतीक है जो हार मानने से साफ इनकार कर देता है। आज WPL और समान मैच फीस जैसी व्यवस्थाओं ने महिला क्रिकेट के लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया है। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो युवा प्रतिभाओं को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंचा रहा है और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दे रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज हमारे पास चमचमाते स्टेडियम है, करोड़ों की बोलियां हैं और टीवी पर प्राइम टाइम ब्रॉडकास्ट है, लेकिन क्या हमारे समाज की सोच भी उसी गति से बदल रही है जिस गति से खेल का ये बुनियादी ढांचा बदल रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज भी, इस वक्त भी, इस देश के न जाने कितने छोटे शहरों, कस्बों और गलियों में ऐसी कितनी काशू मौजूद होंगी जिन्हें महज एक बल्ला पकड़ने के लिए या मोहल्ले के मैदान तक पहुंचने के लिए अपनी असली पहचान छिपानी पड़ रही होगी। बिल्कुल। जब भी टीवी स्क्रीन पर किसी शानदार स्टेडियम में जगमगाती रोशनियों के बीच किसी महिला खिलाड़ी को दौड़ते हुए देखा जाए, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि उस रोशनी के दायरे तक पहुंचने के लिए उसने अंधेरे में कितने मुखौटे पहने होंगे। क्या हमारा समाज आज उन बच्चियों के लिए उतना सहज बन पाया है, या वे आज भी उसी 13 साल की काशवी की तरह ट्रैक पैंट पहनने की अनुमति मांग रही हैं? हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को भी इस कहानी ने सोचने के लिए मजबूर किया होगा। इस विचार के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस खोज में हमेशा कुछ नया सीखते रहना ही सबसे बड़ा रोमांच है।